राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कणीय और तरंगीय दोनों नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति भी होती है। पहले इलेक्ट्रॉन को कणीय ही माना जाता था 1925 से पहले। 1925 के बाद में डी ब्रोगली ने यह कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कणीय और तरंगीय दोनों नेचर शो करता है। भाई कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृतियां प्रदर्शित करता है। और इसके लिए उस डी ब्रोगली ने एक तरंग समीकरण भी दी थी, और वो जो तरंग समीकरण थी वो थी लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन पी, या लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन एम बी। ये इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने, वो सॉरी किसने दी थी? ये डी ब्रोगली ने। तो ये डी ब्रोगली की तरंग समीकरण है। डी ब्रोगली की तरंग समीकरण है लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन पी या लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन एम पी। अब हम श्रोडिंगर की अगर बात करें तो देखो, श्रोडिंगर ने भी इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति बताई और उसने एक इक्वेशन दी थी भाई, और वो इक्वेशन ये थी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस बी साई इक्वल 0। ये इक्वेशन थी भाई। अब इस इक्वेशन में ये जो स्टार्टिंग की चीज़ है ये वाली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस बी साई इक्वल 0। अब इस पूरे में देखो, मैंने अगर साई में कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा बताओ? डेल स्क्वायर। और ये जो डेल स्क्वायर है वो किसके बराबर है इसमें बताओ? ये किसके बराबर बताऊं? डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये है भाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में H क्या है बताओ? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है भाई। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, और इस श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में ये H क्या है बताओ? ये H आपके पास भाई प्लांक स्थिरांक है। प्लांक स्थिरांक है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। H प्लैंक कांस्टेंट M हो गया। E कुल ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। ये जो डेल है इसको आप लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया, M हो गया, H, V और बच गया। V है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और ये जो साई है, ये साई बोला जाता है भाई तरंग फलन। ये तरंग फलन है। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हल किया जाएगा तो इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो साई आता है भाई। ये साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता,
ये केवल इलेक्ट्रॉन के त्रिविमीय आयाम को बताता है, त्रिविमीय आयाम को बताता है। इस साई का स्क्वायर साई स्क्वायर, साई का स्क्वायर साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है और ये बताता है कक्षक को। तो आज एक नई कंसेप्ट आ गई अपने पास, क्या? कक्षकीय ऑर्बिटल। अब ये जो कक्षकीय ऑर्बिटल क्या है भाई, इस कक्षकीय ऑर्बिटल की अगर आप बात करें तो ये कक्षकीय ऑर्बिटल क्या होता है? ये आपके पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर मान लीजिए मैं इस प्रकार से ये बना दूं, ये तो ये पता है क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो आप ये देखें कि नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। और कितनी है? 95 से 98% है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। 95 से 98% है। कक्षक बोलेंगे आप इसे, क्या बोलेंगे भाई इसे? कक्षक। तो ये आ गया कक्षक आपके पास। तो कक्षक क्या होता है बताओ? कक्षक होता है नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 95 से 98% तो कक्षक कहलाएगा। अब इन कक्षकों की बात करें भाई, तो देखो मैं सबसे पहले एस उपकोष की बात करता हूं। एक कक्षक होता है और वो होता है गोलाकार भाई। या एस कक्षक की बात करो, एक्स कक्षक गोलाकार होता है, ये न्यूक्लियस और ये इस प्रकार से होता है आपके पास कौन? एस कक्षक। ये एस कक्षक है भाई। अब बात करता हूं मैं किसकी? पी उपकोष की। तीन कक्षक हैं पी उपकोष में। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक्स वाई जेड एक्स। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्स अक्ष पे हो तो आप इसे पी एक्स बोलोगे। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाई अक्ष पे हो आप इसे पी वाई बोलोगे। और अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जेड अक्ष पे हो आप इसे पी जेड बोलोगे। तो एक हो गया पी एक्स, एक हो गया पी वाई और एक हो गया पी जेड। पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और मैं इसको बोलूंगा कि डंबल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है भाई। डंबल आकार बोल दें आप इसको, डंबल आकार। ये हो गया आपके पास पी उपकोष। तीसरा अगर मैं डी उपकोष की बात करूं तो डी में 5 कक्षक होते हैं। और वो 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं देखो। पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड और तीसरा डी जेड एक्स। ये एक्स और ये वाई, ये वाई और ये जेड और ये जेड एक्स। अगर मान लीजिए अपन बात करते हैं डी एक्स वाई की, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी एक्स और वाई के बीच में।
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी एक्स और वाई के बीच में, ये तो हो गया आपके पास डी एक्स वाई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी वाई और जेड के बीच में, ये हो गया डी वाई जेड। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी जेड और एक्स के बीच में, इसको जेड ले लें, जेड और एक्स के बीच में, ये लो, ये 3 कक्षक। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अक्षों के मध्य होती है, तो ये होगा आपके पास डी उपकोष डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। एक्स और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में, जेड और एक्स के बीच में, एक्स वाई के बीच में है, वाई जेड के बीच में है, जेड एक्स के बीच में है। ये हो गया आपके पास डी उपकोष 3। 2 और बच गए, वो 2 कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स वाई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अगर एक्स और वाई के ऊपर हो तो आप इसे बोलोगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अक्षों के ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जेड के ऊपर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कुल मिलाकर के ये हो गए डी उपकोष डी एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में, जेड एक्स के बीच में, एक्स वाई के ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड के ऊपर जेड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के डी अपने पास हो जाते हैं 5। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाई। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अपन एफ उपकोष की, और इस एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं भाई। कितने होते हैं? 7। इसकी अगर बात करें, एस कैसा था भाई? एस गोलाकार था, पी एक डंबल था और डी में डबल डंबल। 2 डंबल होते हैं डी में। कितने? 2 डंबल। तो डबल डंबल होगी, डबल डंबल शेप होगी किसकी? डी उपकोष की। एफ उपकोष की बात करें तो एफ उपकोष की जो स्ट्रक्चर है वो जटिल होती है भाई। तो इनके 3D अपन इनकी जो 3D स्ट्रक्चर है बोर्ड पे अपन नहीं बना सकते। ठीक है, तो एस हो गया गोलाकार, पी में हो गया 1 डंबल, डी में हो गया 2 डंबल। एस 1 होता है, 1 कक्षक। ये तो हो गया उपकोष, ये हो गया कक्षक। एस पी डी एफ। एस उपकोष में 1 ही कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। 1 3 5 7। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एस में कितने आ जाएंगे भाई? पी में कितने आ जाएंगे? डी में कितने आ जाएंगे? एफ में कितने आ जाएंगे? एस में 1 कक्षक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में 3 कक्षक है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी में 5 कक्षक है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ में 7 कक्षक है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में 1 कक्षक है, पी में 3 कक्षक है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई। तो 1 कक्षक में 2 यहां हो गए, 3 कक्षक में 6 हो गए, 5 कक्षक में 10 हो गए। ठीक है, इनको ऐसे लिखा जाएगा जब आप ब्लॉक डायग्राम बनाओगे। मान लो मैं एस का ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो 1 ही कक्षक होता है। पी का ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो 3 कक्षक होते हैं।
ठीक है। और जब मैं डी का ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो डी में 5 कक्षक होते हैं। एफ का जब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो एफ में 7 कक्षक होते हैं, ठीक है भाई। एक कक्षक, 1 2 3 कक्षक, 1 2 3 4 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होते हैं भाई। और आपने पढ़ा अभी कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस हिसाब में इसमें 2 आ जाएंगे, इस हिसाब से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई। तो आज अपने आ गई किसकी अवधारणा भाई? कक्षक की अवधारणा कि कक्षक क्या होता है, और अपने पास आ गई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। तो आपने यहां 3 चीजें पढ़ी क्वांटम मैकेनिक्स में। पहली आपने पढ़ी भाई डी ब्रोगली तरंग समीकरण। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार दर्शाता है, और डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी लैम्डा इक्वल h/p। दूसरा पढ़ा था अपन ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। जहां हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ एक ही समय एक्यूरेट ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोनों अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो बराबर या ज्यादा था h/4 के। और आज अपन ने पढ़ ली तीसरी, क्या भाई? तीसरी पढ़ ली अपन ने क्या? श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। और इस श्रोडिंगर की तरंग समीकरण में अपन को आज प्राप्त हुआ क्या? साई स्क्वायर। अब इस साई स्क्वायर की अगर आप बात करें तो साई स्क्वायर होता क्या भाई? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। ये रहा, ये आपके पास आ गई क्या? श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। और इस श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो वो आएगा साई तरंग फलन, और इसका स्क्वायर जब आप कर देंगे तो वो कहलाएगा कक्षक को। और ये जो साई स्क्वायर, इसको आप देखें तो साई स्क्वायर का मान नाभिक के पास, साई स्क्वायर का मान नाभिक के पास बहुत ज्यादा, और नाभिक से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे साई स्क्वायर का मान घटता जाएगा भाई। साई स्क्वायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटती जाएगी न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।